हेलो एवरीवन। आज है 1 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में बैक टू बैक मैंने आप लोगों के लिए 2 टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपलोड किए हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स कल रात में 11 बजे ये लेक्चर अपलोड किया गया है और इसके पहले 2026 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग की क्लास अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट बना दी गई है टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नाम से। इसमें जाइए, आपको दोनों ही टॉपिक मिल जाएंगे जो कि रिसेंट के हैं। इसके अलावा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो यूएई है ये ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से ही हटने की घोषणा कर चुका है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य व्यय के मामले में दुनिया भर में 5वें स्थान पर है। टॉप पर अमेरिका है। कैश कांड में महाभियोग प्रक्रिया झेल रहे यशवंत शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। माली में अभी हाल ही में 2026 में आतंकी और विद्रोहियों ने एक साथ हमले व हिंसा करके कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया और इस दौरान वहां के रक्षा मंत्री की भी हत्या हुई है। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके 5 अरब अमेरिकी डॉलर किया जाएगा। आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। और आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक ये राज्य बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है आंध्र प्रदेश, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए से विशाल मशरूम मिशन शुरू करने की घोषणा इसने कर दी है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ संजय जमुआर को बनाया गया है। सिन्हुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। और चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस देश ने दरियाई घोड़ों को कोकीन हिप्पो का नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बता करके इसमें 80 को मारने का फैसला कर लिया है? आंसर इसका हो जाएगा कोलंबिया। क्वेश्चन 1 को पढ़ेंगे तो गुस्सा आएगा, आप नाराज होंगे, और क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे तो थोड़ी आप लोगों को खुशी होगी। ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं इसे आप मैप के थ्रू देख लीजिए, फिर दोनों ही क्वेश्चन को रिलेट करके बताऊंगी। ये जो कोलंबिया आप देख पा रहे हैं, इसके एक तरफ कैरिबियाई सी देख रहे हैं, दूसरे तरफ पैसिफिक ओशन की लोकेशन है। साउथ अमेरिका का ये देश है। यहाँ से इक्वेटर गुजरती है। इक्वेटर देखा जाए तो साउथ अमेरिका के 3 देशों से होकर के गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, है ना। तो कोलंबिया ने अभी हाल ही में ऐसा फैसला किया है कि यहाँ पर जो दरियाई घोड़े हैं इनमें से 80 को मार दिया जाए। ऐसा क्यों कर रही है कोलंबियाई गवर्नमेंट, अब समझते हैं। देखिए, कोलंबिया सरकार ने 80 दरियाई घोड़ों को मारने का फैसला कर लिया है। इन दरियाई घोड़ों ने कोलंबिया का क्या बिगाड़ा है और ये दरियाई घोड़े यहाँ पर आए कैसे, ये हम समझते हैं। अब से लगभग 45-46 साल पहले 1900 के दशक में यहाँ एक कुख्यात ड्रग तस्कर था जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। कहानी के जैसे समझेंगे, इजी रहेगा समझने में। तो ये जो ड्रग तस्करी करता था व्यक्ति जिसका नाम पाब्लो एस्कोबार था, इसने इलीगल तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवर दुनिया भर से मंगाए थे जो कि कोलंबिया के नहीं थे। और जब इस एस्कोबार की, यानी कि ये जो ड्रग तस्कर था पाब्लो एस्कोबार, जब दुनिया से गया, जब मारा गया, तो जानवरों को चिड़ियाघर और दूसरे देशों में वापस भेज दिया गया, लेकिन 4 हिप्पो को जंगल में छोड़ दिया गया। इन्हीं 4 हिप्पो की संतानें जब उत्पन्न हुई तो ये 250 से ज्यादा जानवर कोलंबिया के मैग्नालेना नदी बेसिन में बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ते ही रहे हैं। अगर हिप्पो को अभी भी नहीं मारा गया तो 2035 तक, यानी कि आने वाले 9 सालों में उनकी जनसंख्या 1500 हो सकती है। हिप्पो दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी नहीं है। दरियाई घोड़े ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और हर दिन 40 किलोग्राम छोटी घास चरते हैं। कोलंबिया का कहना है कि हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, न ही हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट जानवर है, तो इसे मार देना ही उचित है। ये कोलंबिया कह रही है। सुन करके आपको बुरा लगा होगा, चलिए थोड़ी राहत मानिए। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय वन्य जीव बचाओ, उपचार और पुनर्वास केंद्र ने 80 दरियाई घोड़ों को आजीवन देखभाल का प्रस्ताव दिया जिन्हें कोलंबिया में मारने का फैसला हुआ है? तो कोलंबिया सरकार मारना चाह रही है, लेकिन बड़े दिल के हैं मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी
इनका जो फाउंडेशन है वंतारा, वंतारा के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा गुजरात के जामनगर में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र। लगभग 3000 एकड़ में ये फैला हुआ है। वंतारा यानी कि जंगल का तारा, स्टार ऑफ फॉरेस्ट, है ना, जो कि मुख्य तौर पर जो संकटग्रस्त, घायल और बेसहारा वन्य जीव है उन्हें बचा करके इनका इलाज और आश्रय प्रदान करता है। भाई इनके कितने भी मीम बना लीजिए आप इंटरनेट में, इनसे ज्यादा दिलेर आदमी शायद ही आपने देखा हो। अभी रिसेंटली इनका जन्मदिन रहा था, तो जन्मदिन में इन्हें क्या किया, जो जानवर है इनकी सेवा करी। जो पार्टी लोगों को दी जाती है लाखों करोड़ों की, ये पार्टी समझ लीजिए इन्होंने जानवरों को दी है। और इनका जो अनन्य प्रेम रहा है जानवरों के प्रति, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वंतारा की स्थापना तो करी ही थी, अब ये वंतारा यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि ये वही अनंत अंबानी है जिन्हें 2025 में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को पाने वाले ये सबसे कम उम्र के और एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। क्यों मिला था? यही वन्य जीव के संरक्षण के प्रति इनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जो अनन्य लगाव है, इसके लिए। तो गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी के लगभग 3500 एकड़ के वन्य जीव बचाव, उपचार और पुनर्वास केंद्र जिसका नाम वंतारा है, इसके द्वारा जानवरों को आजीवन देखभाल प्रदान करने का जो प्रस्ताव है कोलंबियाई गवर्नमेंट को दे दिया गया है। हालांकि इसके लिए भी काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो रोल प्ले करेंगी कि कोलंबियाई गवर्नमेंट ये अप्रूव करती है या नहीं करती है। आगे इसके न्यूज बनेंगी, वो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अनंत अंबानी का कहना कि आप मारिए मत, हमें दे दीजिए, और ये प्रपोजल कोलंबियाई गवर्नमेंट को दे दिया गया है। वंतारा का संचालन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी के नेतृत्व में होता है। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, करेंसी कोलंबियाई पेसो, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है। यहाँ स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो इसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 29 अप्रैल 2026 को यूपी के हरदोई में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये 594 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहले नेशनल हाईवे से जाने में यहाँ पर क्या 11 से 12 घंटे लगते थे, तो अब क्या लगेगा, आधा दूरी हो जाएगी, 6 घंटे लगेंगे। लगभग 37,350 करोड़ रुपए की लागत से ये 5 साल में बनके तैयार हुआ है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर थी। अभी गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और ये 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। यदि आप यूपी से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट में बना करके पूछ सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर के नहीं गुजरेगा। जिनसे गुजरेगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो ये रिसेंटली बन गई है ऋतिका श्री। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेट पैनल अंपायर परीक्षा के लिए कुछ आवेदन नियम आमंत्रित किए थे और पहली बार परीक्षा आवेदन में पुरुष और महिला के अलावा थर्ड जेंडर का भी कॉलम रखा गया था। 31 वर्षीय जो ऋतिका है एक ट्रांसजेंडर महिला है। तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर तीसरे लिंग के रूप में मान्यता भी दे दी थी। यहाँ मैं पहली महिला का करंट अफेयर यदि डिस्कस करूं तो आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीसा गिल बनी है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े हैं। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सबा शॉल है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय प्राजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा है।
निम्नलिखित में से किसने 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI@2047 रोड मैप जारी किया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग ने 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और प्रति व्यक्ति की आय $18,000 तक पहुंचाने के लिए DPI 2047 रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का रोड मैप जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके समावेशी विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना। नीति आयोग का फॉर्मेशन ईयर है 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष रिसेंटली अशोक लाहिड़ी बने हैं और सीईओ निधि शिब्बर हैं। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये तो हमने देख लिया है, सीईओ भी हमने देख लिया है। शासी परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं और पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरोप की पहली पूर्णतः इंटीग्रेटेड लिथियम परियोजना की शुरुआत करी है? तो यूरोप की पहली पूर्णतः इंटीग्रेटेड लिथियम परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में फिनलैंड में हो चुकी है। फिनलैंड ने अप्रैल 2026 में कोकोला के पास यूरोप की पहली पूरी तरीके से एकीकृत लिथियम परियोजना की शुरुआत करी, जो कि खदान से लेकर के रिफाइनरी तक लिथियम उत्पादन का पूर्ण चक्र है, जो कि ये स्थापित करती है। ये परियोजना पश्चिमी फिनलैंड में स्थित है, जो बैटरी ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करेगी। महत्व क्या है? तो ये परियोजना ई व्हीकल बैटरी का उत्पादन करने के लिए लिथियम की आपूर्ति करेगी, जिससे यूरोप की आयात निर्भरता कम होगी। लिथियम है क्या? इसे सफेद सोना भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ई व्हीकल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इसमें लिथियम आयन बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरी और औद्योगिक उपयोग भी इसके कुछ है। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो। अलेक्जेंडर स्टब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि 11वें रायसीना डायलॉग जो दिल्ली ने होस्ट किया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। भारत की रैंकिंग इसमें 116 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय सेना के द्वारा प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी? तो मेघालय जो है ये प्रगति अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित करने जा रहा है, जिसमें कि 11 मित्र विदेशी देश पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेघालय की उमरोई में होगा। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए फिर से अभ्यास पर एक नजर डालते हैं। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स और वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री, ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज है। शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ है। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, सिलेनेक्स और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, विम्बेक्स वियतनाम के साथ, ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच दोस्ती अभ्यास रही। अमेरिका के साथ टाइगर क्लॉ युद्ध अभ्यास और यहाँ पर वज्र प्रहार। इंदिरा एईबी इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच होता है, गुआम में हुआ। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच, कंसर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ, 10 लेक उज्बेकिस्तान के साथ और साइक्लोन 4 भारत और इजिप्ट के बीच हुआ। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है और साइक्लोन यदि केवल लिखा है तो ये इजिप्ट के साथ है। अरकू ओल्ड शीड फेस्टिवल जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला फेस्टिवल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र में स्थित किलोगुडा गांव में आयोजित किया जाता है। ये उत्सव जनजातीय जैव विविधता, देसी बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को बढ़ावा देता है। इसका जो आयोजन है संजीवनी संस्था द्वारा किया जाता है, जिसमें आदिवासी किसानों, शोधकर्ता और पर्यावरणविद पार्टिसिपेट करते हैं। फेस्टिवल्स पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में 28वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। लद्दाख में लोसर खुबानी हेमिस, मणिपुर में संगाई चेरोबा, शिरुली योशांग, कचई लेमन, निकोल चकोबा। चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरथ जम्मू कश्मीर में, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, धानु जात्रा ओडिशा में, सोनपुर मेला बिहार में। एक उत्सव उद्भव फेस्टिवल है जो ग्वालियर ने होस्ट किया था।
बीकानेर उत्सव महोत्सव राजस्थान का, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का है। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड, सरहुल झारखंड का, समक्का सरक्का और बतकुम्मा तेलंगाना का। गीता महोत्सव हरियाणा, बोनालू भी तेलंगाना का है। मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का है। पुष्कर मेला राजस्थान का और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अपेडा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बासमती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये स्थापित करने जा रहा है पीलीभीत में। अपेडा, जिसका मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस परियोजना के लिए टांडा बिजेसी गांव में लगभग 7 एकड़ की जमीन हस्तांतरित कर दी गई है और इस केंद्र के लिए जो निवेश इन्वेस्टमेंट है लगभग 15 करोड़ रुपए किया जाएगा। ये किसानों को प्रीमियम बासमती की जो खेती है, बीज का उत्पादन, जो भी निर्यात के यानी कि एक्सपोर्ट के पैरामीटर्स है और ऑर्गेनिक खेती का ट्रेनिंग यहाँ पर प्रदान करेगी। ये बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन के तहत काम करेगा और मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरीके का दूसरा केंद्र होगा। पहला मेरठ, दूसरा पीलीभीत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है। तो यह है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। कोर्ट का यह कहना है कि नागरिकों को सुरक्षित सड़क माहौल देना राज्य का एक सकारात्मक फर्ज है, क्योंकि देखिए सड़क सुरक्षित नहीं होगी, खड्डे होंगे तो उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान भी जाती है। नेशनल हाईवे भारत के सड़क नेटवर्क का लगभग 2% हिस्सा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 30% मौतें यही होती हैं। कोर्ट ने ब्लैक स्पॉट, गैर कानूनी पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और नियमों को ठीक से ना लागू करने जैसे खतरों पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित राजमार्ग यात्रा ये एक तरह का मौलिक अधिकार है जनता के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने किस क्षेत्र के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है शहरी सहकारी बैंक के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इस मिशन का उद्देश्य है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है सेक्टर को मजबूती प्रदान करना। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1.4 लाख प्रतिभागियों को ट्रेंड किया जाएगा और इसमें ई लर्निंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो सेशन है ये कराए जाएंगे। ये मिशन शासन, अनुपालन, संस्कृति और संस्थागत सुदृढ़ता पर केंद्रित है। सीधी सीधी बात है कि एक नया मिशन है जिसका नाम सक्षम। लॉन्च किसने किया है? आरबीआई ने। किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये अर्बन बैंकिंग या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 मुंबई में हेडक्वार्टर। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले देसी या भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। मैंने आपसे पूछा था किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए कानून बनाया है? तो अप्रैल 2026 में कानून तुर्की ने बनाया। आज का सवाल है, किस देश में थॉमस एंड उबर कप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।